हमारा टॉपिक चल रहा था आव्यूह पर संक्रियाएं, जिसमें आज का हमारा पॉइंट है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण, जिसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हम क्या समझेंगे, किसी भी आव्यूह की पंक्तियों अथवा स्तंभों पर 3 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं। जिसमें हमारी जो पहली संक्रिया है, जो पहला टाइप है, वो क्या है, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, जिसे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय। जिसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, ए जो एक मैट्रिक्स दिया गया है, इस पर हम R1 इंटरचेंज R3 का प्रयोग करते हैं तो हमें आव्यूह B प्राप्त होता है। R1 इंटरचेंज R3 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि R1 की जगह पर R3 और R3 की जगह पर R1 हमें रखना है, जिससे हमें आव्यूह B प्राप्त होगा। अब हम अगला पॉइंट समझेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी पंक्ति के अवयवों को एक शून्येतर, मतलब जो शून्य ना हो, ऐसी संख्या से कैसे गुणा करते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ए ये कोई एक मैट्रिक्स है जो हमें दिया गया है 2 2 3 और 4। इस पर हमें क्या करना है, R1 3 R1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एरो का मुंह केवल एक साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 की जगह पर हमें क्या रखना है, 3R1। और 3R1 निकालने के लिए हमें जो R1 पंक्ति है, उस पूरी पंक्ति के अवयवों में 3 से गुणा करना है। तो R1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, R1 पंक्ति में 3 से गुणा करके। तो यहाँ पर ये जो है, ये वाली R1 पंक्ति है, इसमें हमें क्या करना है, 3 से गुणा करके इसी की जगह पर रखना है। तो क्या हो जाएगा, तो इससे जो हमें नया आव्यूह B प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 2 की जगह पर 2 गुणा 3, इस वाले 2 की जगह पर भी 2 गुणा 3, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 से गुणा करना है पूरे R1 के अवयवों में। और जो R2 है वो ऐसी ही रहेगी। आगे सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 और 4। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। तो आइए हम अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। तो इसी के एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, इस पर हमें क्या करना है, ये ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। R3 की जगह पर क्या करना है, R3 - 2R2। सबसे पहले हमें R2 में -2 से गुणा करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे R3 में जोड़ देना है। जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उसे हम R3 की जगह पर रखेंगे। तो आइए करते हैं। अब आप देखिए, क्योंकि हमें R3 की जगह पर रखना है तो R1 और R2 तो अनचेंज रहेंगी, मतलब इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो R1 और R2 को तो वैसे ही लिख लेते हैं, 2 1 3 0 4 और 3। अब आप यहाँ देखिए, अलग से हमें करना क्या है, R3 में से -2R2 करना है। तो R3 कहाँ है, ये 1 - 1 0, 1 - 1 और 0, ये क्या है, R3। अब R2 में हमें क्या करना है, -2 से गुणा करना है। तो R2 कहाँ है, ये 0 4 3, ये क्या है, R2। इसमें हमें क्या करना है, -2 से गुणा। जब हम इसमें -2 से गुणा करेंगे तो ये वाली जो रो है वो क्या हो जाएगी, 0 में -2 से गुणा करेंगे तो 0। इसमें जब -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8। इसमें जब -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3 दूनी 6। तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी है, -2R2 की। अब हमें क्या करना है, R3 में से R3 में -2R2 जोड़ना है। तो R3 कहाँ है, ये, इसमें -2R2 जोड़ना है। तो R3
प्लस -2R2। तो इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसे जोड़ने के लिए हम R3 की जो वैल्यू है 1, इसमें कौन सी वैल्यू जोड़ेंगे, ये वाली -2R2 की। 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। इसी प्रकार से जब ये -1 में माइनस की 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -9। इसी प्रकार से जब 0 में -6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -6। तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी है, R2 -2R2। यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा। फाइनली हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, वो निकल आई है। तो अब हम इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रखेंगे, R3 की जगह पर। तो R3 की वैल्यू अब ये वाली रखेंगे, 1 -9 -6। ये आव्यूह कौन सा कहलाएगा, V आव्यूह, क्योंकि ये एक नया आव्यूह है। इस वैल्यू को जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट ही जोड़ लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं ऐसे, जैसे कि R1 का मान तो ये रख दिया, R2 का ये रख दिया, यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हैं R3 की जगह पे R3 -2R2। जैसे यहाँ पर R2 में 2 का गुणा करते गए तो 0 आया, इस 0 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, ये वाला 1 जोड़ दिया तो 1 ही आ गया। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। वैसे मैंने इसीलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अलग से ये समझा दिया है कि ये कैसे करके ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए जाते हैं। जिस प्रकार से हमने प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण देखे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण देखेंगे। इसमें क्या होगा, अभी तक जो हम ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे वो सभी हम पंक्तियों पर अप्लाई कर रहे थे। इसमें क्या होगा कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो हम स्तंभों पर यानी कॉलम पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो बिल्कुल सेम पंक्ति रूपांतरण की तरह ही है। जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या करेंगे, हम 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय या आपस में 2 स्तंभों को चेंज करेंगे। तो जैसे हमने पिछले उसमें 2 पंक्तियों को आपस में चेंज किया था, उसी प्रकार से हम 2 स्तंभों को इसमें आपस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, A बराबर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, C1 इंटरचेंज C3। इसका मतलब क्या हुआ कि C1 और C3 आपस में चेंज हो रहे हैं। C1 की जगह पर C3 आ जाएगा और C3 की जगह पर C1 चला जाएगा। अप्लाई करने पर जो हमें नया मैट्रिक्स B प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये। अब ये B मैट्रिक्स कहाँ से आया, आप यहाँ पर देखिए, ये जो हमें A मैट्रिक्स दिया गया था उसमें C2 तो चेंज होना नहीं है, तो C2 तो ये देखो वैसी का वैसा लिख दिया है, 2 6 से √7। चेंज क्या होना है, C1 और C3। तो C1 ये था, इसकी जगह पर अब क्या आएगा, ये वाला C3। तो 189 C1 की जगह पर आ गया है 189, और C3 ये था 189, इसकी जगह पर क्या आएगा, C1। तो 189 की जगह पर क्या आ गया है, 15 -1। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट भी बिल्कुल पिछले पॉइंट की तरह ही है, जैसे पंक्तियों में करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही स्तंभ में करेंगे। किसी भी स्तंभ के अवयवों का एक शून्येतर संख्या से गुणा। शून्येतर संख्या मैंने आपको बताया है, ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, शून्य को छोड़कर जो संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं शून्येतर संख्याएं कहलाती हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, इस पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, C3 की जगह पर 1/5 C3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो C3 की वैल्यू है उसमें हमें क्या करना है, पहले तो C3 में 1/5 से गुणा करना है, फिर वही वैल्यू C3 की जगह पर हमें रखना है। तो ऐसा करने पर जो हमें नया आव्यूह B प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये। अब C1 और C2 में तो कोई चेंज होना नहीं है, तो C1 वैसे ही लिख लिया, C2 भी वैसे ही लिख लिया। चेंज किस में होना है, C3 में। तो C3 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/5 से गुणा करेंगे। तो 1 में 1/5 से गुणा, -4 में 1/5 से गुणा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू प्राप्त हुई, -1 1 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये C1 है, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। ये C2 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ये जो C3 है इसमें हमें क्या करना था, 1/5 से गुणा करना था और C3 की जगह पर रखना था। तो ये C3 की जगह पर हमने C3 में 1/5 का गुणा करके लिख दिया है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या कहता है, किसी स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। तो मान लीजिए एक कोई एग्जाम्पल है, ये एक मैट्रिक्स है, इस पर हमें क्या करना है, C2 की जगह पर C2 - 2C1 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें C1 में -2 का गुणा करना है। जो रिजल्ट आए उसे हमें C2 में जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद
जोड़ने के बाद वो रिजल्ट C2 की जगह पर उठाकर रखना है। तो चूँकि हमें C2 की जगह पर रखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 और C3 में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम ये जो C1 था ये ऐसे ही का लिख लेते हैं बिल्कुल, और ये जो C3 था इसे भी बिल्कुल ऐसा ही लिख लेते हैं। सारा ऑपरेशन कहाँ होना है? C2 की जगह पर। तो C2 की जगह पर हमें क्या करना है? C2 में -2C1 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम C2 लिख लेते हैं। जैसे C2 की लाइन ये थी तो 0 3 -2 लिख लिया। इसमें हमें क्या जोड़ना है? C1 की जगह पर -2 गुणा C1। तो यहाँ पर देखिए C1 की वैल्यू क्या थी? 2 -1 और 5, 2 -1 और 5 ये लिख ली। इसकी जगह पर हमें गुणा किसका करना है? -2 से। तो -2 से सब में गुणा कर दिया। अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2 -1 5 0। यहाँ पर -2 और +2 गुणा होकर कितना आएंगे? -4। -4 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -4। यहाँ देखिए 3 -2 और -1 का गुणा होगा तो कितना आएगा? +2। यहाँ पर देखिए -2 और -2 और 5 का गुणा होगा तो कितना आएगा? -10। C3 वैसे ही लिख देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 2 -1 5 -4 3 और 2 5 -10 और -2 -12 4 1 6। इसे आप चाहें तो जैसे हमने पिछली में पंक्तियों में करा था अलग से भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली उसमें करा था पंक्तियों के रूपांतरण में, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। अलग से करना चाहें अगर आप तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? C2 लिख लेंगे, C2 की वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे? C1 की वैल्यू लिखेंगे। फिर C1 की वैल्यू में -2 से गुणा करेंगे। इसके बाद में C2 की वैल्यू में से -2C1 की वैल्यू जो है उसे जोड़ देंगे उसमें। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे उठा के हम फाइनल C2 की जगह पर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने यहीं पर करके आपको दिखाया था कि ये जो थी ये C2 की वैल्यू थी, ये वाली C2 की वैल्यू हो गई, C1 की वैल्यू ये वाली हो गई, और इसमें -2 से गुणा करके जोड़ना था C2 में तो जोड़ दिया हमने -2 से गुणा करके, और जो रिजल्ट आया वो सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। आगे हम इसी में एक और छोटा सा पॉइंट है उसे भी कवर कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है? तो लाव्यू या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं इसे हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि आव्यूह A पर एक अथवा एक से अधिक प्रारंभिक रूपांतरणों या ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करने पर आव्यूह B प्राप्त होता है। जैसे अभी हमने पिछली उसमें देखा है कि हम क्या करते थे? कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते थे, इसके बाद में हमें एक नया आव्यूह B प्राप्त हो जाता था। तो A तथा B को तुल्य आव्यूह कहते हैं। इसे A और ये साइन है इक्विवेलेंट का, V भी लिखते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक मैट्रिक्स दिया गया था, इस पर हम यहाँ पर लिखा है एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? R3 की जगह पर हम क्या करेंगे? R3 - R2। तो R3 की जगह पर R3 - R2 करेंगे तो क्या होगा? R1 और R2 तो अनचेंज रहेंगे, तो R1 और R2 ये देखो वैसे ही लिख दिए बिल्कुल। जो ये R3 है इसकी जगह पर हमने क्या करा है? R3 में से R2 घटाकर लिख दिए हैं। इसी प्रकार से अगर हम अगला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो C2 की जगह पर C2 - C3 अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि C1 C3 C4 तो वैसे के वैसे लिखे रहने देंगे। तो देखिए C1 क्या है? ये 1 3 -1 1 3 -1, और C3 क्या है? 3 2 2 ये वैसी का वैसा लिख दिया। ये C4 वो भी बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। अब सारा ऑपरेशन कहाँ होना है? C2 की जगह पर। ये है C2 तो इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है? C2 - C3। तो C2 - C3 करेंगे तो ये आ जाएगा। एक और ध्यान देने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो इसमें मान लीजिए हमने जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा वो ये वाला था, R3 की जगह पर R3 - R2। तो इस पर हम पहले ये अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा ये वाला,
इस पर अब हम अगला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि इसी पर ये वाला अप्लाई कर दिया और इसी पर ये वाला भी अप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेना है, जो रिजल्ट आता है उस पर ही हमें दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जिसकी जगह पर हम रख रहे हैं ये, उसका जो गुणांक है यहाँ पर वो हमेशा 1 ही होना चाहिए, वो भी प्लस के 1। ऐसा नहीं करना है कि R3 की जगह पर -R3 + R2 कर देना है, या फिर -R4 की जगह पर कुछ भी कर देना है। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात यही है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जिसकी जगह पर हम ट्रांसफॉर्मेशन रख रहे हैं, जैसे R3 की जगह पर रख रहे हैं तो यहाँ पर जहाँ पर ये R3 आएगा उसका गुणांक भी +1 ही होगा। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे C2 की जगह पर हम रख रहे हैं तो यहाँ पर जो C2 का गुणांक है वो +1 ही होना चाहिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सही होगा, नहीं तो आंसर गलत होगा।